सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे, वीडियोस देख रहे होंगे और अपना काम भी पूरा कर रहे होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, अगर आप वीडियोस देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी व्याकरण दीपिका का पाठ 13 जो है रचनात्मक कार्य। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, हम व्याकरण दीपिका के पिछले पाठ में कर रहे थे रचनात्मक कार्य, जो कि पाठ 13 है और जिसमें बहुत सारी कहानियाँ दी हुई हैं। तो बच्चों, रचनात्मक कार्य पाठ 13 रचनात्मक कार्य। बच्चों, रचनात्मक कार्य के अंतर्गत हमें बहुत सारी कहानियाँ दी गई हैं और आप सभी जानते हो कहानियाँ हम क्यों पढ़ते, सुनते और कहीं ना कहीं से देखते हैं। तो बच्चों, पुराने ज़माने से हमारी दादी नानी हमें कहानियाँ सुनाया करती थी। क्यों बच्चों? क्योंकि कहानियाँ सुनने से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आपने देखा होगा, कहानी के बाद हम कोई ना कोई सीख, अगर हम किसी को कहानी सुनाते हैं तो किसी न किसी सीख के कोई ना कोई सीख उसे बताते हैं, या फिर कोई ना कोई हमें कुछ ना कुछ हमें उसे समझ में आता है। और जो भी सीख हमें मिलती है बच्चों, उसको अपना करके हम अपने जीवन को और बेहतर बनाते हैं। तो बच्चों, कहानी सुनना और सुनाना एक अच्छी आदत है, जिससे हम कहानी जिस समय की है, जिस काल की है, उसके बारे में जानते हैं, या फिर कहानी सुन कर के हम उस समय के लोग कैसे रहा करते थे वो जानते हैं, हमारी संस्कृति के बारे में जानते हैं, हम जानते हैं देश विदेश की कहानियाँ अगर सुनते हैं तो देश विदेश के बारे में जानते हैं। तो अलग अलग कहानियों से अलग अलग जानकारी हमें मिलती है और हमारी भाषा भी मजबूत होती है। और उसके बाद नए नए शब्द सीखते हैं और इन नए नए शब्दों के प्रयोग से हम अपनी भाषा को और भी सुंदर बनाते हैं और प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों, कहानियाँ पढ़िए और अगर मौका मिले तो दूसरों को सुनाइए। दूसरों को सुनाने से हमें और भी सुनाने कोई चीज़ याद हो जाती है और फिर हमें सुनाने आता है, और इस तरह से बच्चों हमारा ही फायदा होता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास कहानी है, ये भी एक चित्रकथा है जिसे हम पढ़ेंगे और समझेंगे। इससे पहले बच्चों, इसके पहले जो हमने कहानी पढ़ी थी वो थी खरगोश और कछुए की कहानी, जो आप सभी ने सुनी है। और छोटे से ही ये कहानी हमें कोई ना कोई सुना करके कछुए और खरगोश के बारे में बताता है। क्यों? क्योंकि कछुए और खरगोश के चाल चलन या फिर उनके स्वभाव में बहुत फ़र्क था। और यहाँ पे अगर हमारी टीचर हमें बताती है कि हमें कछुए जैसा होना चाहिए, कोई भी काम लगातार और भले धीरे धीरे करें लेकिन लगातार करें, ताकि जब हम काम करें तो गलतियाँ कम करें और अंत में जाकर के सफल हो। तो यहाँ पे जबकि कछुआ बहुत धीरे चलता था और खरगोश के हिसाब से कछुए का कोई मुकाबला ही नहीं है, लेकिन फिर भी लोग कछुए की मिसाल देते हैं, क्योंकि कछुए में विश्वास था और लगन था। वो जानता था कि वो खरगोश से तेज़ नहीं दौड़ता, लेकिन फिर भी उसने कोशिश की और उसकी मेहनत की वजह से वो खरगोश को हरा पाया। तो यहाँ पे बच्चों, हमने पिछली कहानी में पढ़ा और शिक्षा हमने ली कि घमंडी का सिर नीचा होता है। तो आप जानते हैं कि हम घमंड करते हैं किसी चीज़ की तो हमें मुँह की खानी होती है, या फिर हमें नीचे कभी ना कभी हमारा सिर नीचा होता है। इसलिए हमें कभी भी किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए और उसके बाद हमें ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ पर विश्वास नहीं होना चाहिए। कहते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंस, जो इंग्लिश में हम कहते हैं। यहाँ पे खरगोश जो था, उसका स्वभाव कैसा था? वो ज़रूरत से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था, या अपने ऊपर उसे कुछ ज़्यादा ही भरोसा था, जिसकी वजह से उसे हार का मुँह देखना पड़ा। तो बच्चों, कोई भी काम अगर हम मन से करते हैं तो भले हम उसमें बहुत अच्छे नहीं होते, लेकिन अगर मन से या फिर विश्वास के साथ करते हैं, लगन से करते हैं, धीरे ही करें लेकिन लगातार करते हैं, तो हम उस काम में अवश्य ही सफल होते हैं। तो यहाँ पे बच्चों, आप देख सकते हैं कछुए और खरगोश दोनों के
चाल में कोई भी मुकाबला नहीं था। इसीलिए खरगोश ने कछुए के सामने शर्त रखी थी कि चलो हम रेस करते हैं, लेकिन कछुए को पता था कि मैं तो हार जाऊंगा। उसने हिम्मत नहीं हारा और कोशिश किया, और प्रयत्न करने से हमें हमेशा सफलता मिलती है, तो उसे सफलता मिली। तो बच्चों यहाँ पे इस कहानी को हमने पढ़ा था, समझा था और रिक्त स्थान के रूप में लिख करके इसे पूरा भी किया था। तो चलिए, ये कहानी हमने कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे हमारी अगली कहानी, जो है कहानी संख्या 3। कहानी संख्या 3। अब बच्चों, आप जानते हो जो तीसरी हमारी कहानी है वो है दुष्ट कौवा। द पे छोटे की मात्रा आधा श ट, दुष्ट। क पे औ की मात्रा औ आ। कहानी है दुष्ट कौवा। अब बच्चों, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे एक कौवा होगा और दूसरा पक्षी है, आप देख सकते हैं, चित्र में भी देख सकते हैं, हंस। तो कौवा और हंस ये दोनों एक ही पेड़ पर रहते थे। आप यहाँ पहले चित्र में देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर सा चित्र है। सूरज उग रहा है और उसके बाद पेड़ है जिस पर एक कौवा रहता था और दूसरी हंस रहती थी। बच्चों, आपने देखा होगा कौवा एकदम काला होता है। कौवा काँव काँव करता है। कौवे की जो आवाज़ होती है वो भी कर्कश होती है, बहुत अच्छी नहीं लगती। वहीं हंस जो होता है एकदम सफ़ेद रंग का होता है, बहुत ही सुंदर पक्षी होता है। तो दोनों एक ही पेड़ पर रहते थे। अब बच्चों, एक ही पेड़ पर रहते होंगे तो दोनों मित्र थे। और पहले चित्र को आप देख करके समझ सकते हैं कि कौवा हंस दोनों एक ही पेड़ पे और एक ही डाल पर बैठे हुए हैं। सूरज उग रहा है और नीचे पेड़ के नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक राहगीर बैठा हुआ है। यानी कि राहगीर यानी वह इंसान जो चल रहा होता है, बहुत लंबा सफ़र तय कर रहा होता है, और जब वह थक गया तो वो कहाँ बैठा, जाकर के पेड़ के नीचे बैठा। तो यहाँ देख सकते हैं कौवा और हंस पेड़ के डाल पे बैठे हैं, वहीं राहगीर पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। उसके बाद दूसरे चित्र में देख सकते हैं राहगीर सो रहा है और ऊपर पेड़ पे सिर्फ हंस बैठा है और सूरज की रोशनी राहगीर पर जा रही है। उसके बाद वाले चित्र में आप देख सकते हैं हंस भी है, कौवा भी है, अभी भी राहगीर नीचे सोया हुआ है। तो बच्चों, चलिए, हमने चित्र देखा, जितना हमें समझ में आया उसके आधार पे हम कहानी पढ़ते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे कहानी पढ़ना और देखना सुनना अच्छी बात है। तो आज हम भी एक कहानी सुनते हैं जिस कहानी में बच्चों हमें यहाँ पे हंस है, राहगीर है और कौवा है। हम सभी को मालूम है कि कौवा काला होता है और उसके बाद हंस सफ़ेद होता है और कौवे की जो आवाज़ होती है बहुत कर्कश होती है। अगर काव काव कौवा बोलता है तो हमें अच्छा नहीं लगता। तो कहानी का नाम है दुष्ट कौवा। अब पहले हम पढ़ते हैं फिर समझते हैं। एक वृक्ष के ऊपर एक हंस और एक कौवा रहते थे। एक बार गर्मियों में एक थका हुआ राहगीर वहाँ आया। यहाँ पर वृक्ष है बच्चों, आप देख सकते हैं, पहला शब्द है वृक्ष। वृक्ष का मतलब है पेड़। वृक्ष का मतलब पेड़। पेड़ को हम वृक्ष भी कहते हैं। तो यहाँ पे एक पेड़ है बच्चों और पेड़ पर कौन रहता था, हंस और कौवा रहते थे। और एक बार बच्चों गर्मियों में एक थका हुआ राहगीर, र पे आपकी मात्रा रा, ह, ग पे बड़ी की मात्रा ही, र। राहगीर का मतलब रास्ते में चलने वाला, वो इंसान जो चल करके रास्ता तय कर रहा है, उसे हम राहगीर कहते हैं। राहगीर का मतलब होता है कि कोई भी इंसान बहुत लंबे सफ़र से आ रहा है या फिर और लेकिन चल करके, राह में चलने वाला यानी कि रास्ते में चलने वाला। और जब कहीं से वो आ रहा है पैदल चल करके तो चलने की वजह से थक गया है और यहाँ पे आकर के पेड़ के नीचे लेट रहा है। तो अभी तक हमने देखा कि एक वृक्ष के ऊपर एक हंस और एक कौवा रहते थे। एक बार गर्मियों में एक राहगीर, थका हुआ राहगीर वहाँ आया। तो यहाँ पे राहगीर
रास्ते पे चलने वाला जो बहुत दूर से चल करके आ रहा था, सफ़र तय कर रहा था, उसे हम यहाँ पे राहगीर बोल रहे हैं। तो राहगीर का मतलब वह आदमी जो बहुत दूर से चल करके आ रहा है और कहीं जा रहा है, और चलने की वजह से यहाँ पे गर्मी का मौसम दिया हुआ है। गर्मी का मौसम कहने का मतलब है कि जो गर्मी में बच्चों अगर हम चलते हैं धूप की वजह से, यहाँ पे आपको सूरज चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं जो सूरज है उसकी रोशनी भी दिखाई जा रही है। मतलब यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि बहुत गर्मी है और सूरज भी बहुत तेज चमक रहा है, जिसकी वजह से गर्मी हो रही है। सूरज के तेज चमकने की वजह से कोई भी अगर धूप में चल के आएगा तो उसे गर्मी लगेगी। तो यहाँ जो राहगीर है गर्मी की वजह से, और जब हमें गर्मी लगती है, पसीना बहुत सारा होता है तो हम बहुत थक जाते हैं। तो यहाँ पर जो राहगीर है गर्मी के कारण थका हुआ है और इसलिए वो क्या कर रहा है, पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। अब उसके बाद हम देख सकते हैं अपना धनुष बाण पास में ही रख कर वह पेड़ की छाया में लेट गया। तो बच्चों मैंने आपको बताया तेज़ धूप थी, गर्मी थी, जिसकी वजह से राहगीर गर्मी में थक गया था और उसने क्या किया, उसने अपना तीर, आप एक चीज़ और देख सकते हैं उसके हाथ में तीर और धनुष है। तीर धनुष उसने अपना एक तरफ रखा है और पेड़ के नीचे बैठ करके आराम कर रहा है। तो चलिए दूसरा पैरा पढ़ते हैं। अपना धनुष बाण पास में ही रखकर वह पेड़ की छाया में लेट गया। थोड़ी देर में ही उसके मुख पर धूप पड़ने लगी। यह देखकर वृक्ष पर बैठे हुए हंस ने अपने पंखों से उसके मुख पर छाया कर दी। बच्चों आप सभी जानते हो कि जब भी धूप तेज होती है तो हम कहीं भी लेटते हैं तो हमारे ऊपर धूप आती है और मतलब हमें परेशान करती है। तो यहाँ पे भी क्योंकि राहगीर खुले में सोया हुआ था, ये लेटा हुआ था, पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। अब पेड़ के नीचे जब वो लेटा हुआ था तो धूप कहीं ना कहीं से, क्योंकि पेड़ कितना भी घना हो, कहीं थोड़ा सा भी गैप मिलता है या फिर जगह होती है तो उसमें से जो धूप की रोशनी है नीचे ज़मीन तक आ जाती है, ज़मीन पे पड़ने लगती है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा था कि पेड़ की डालियों में से धूप होती हुई राहगीर के मुख पर पड़ रही थी। तो यहाँ पे अपना धनुष बाण पास में ही रखकर वह पेड़ की छाया में लेट गया। थोड़ी देर में ही उसके मुख पर धूप पड़ने लगी। हो सकता है जब वो लेटा था तो धूप, सूरज थोड़ा नीचे रहा होगा और जब ठीक ऊपर आ गया, ऊपर यानी कि हम सभी जानते हैं कि जो सूरज होता है वो घूमता नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी पृथ्वी घूमने की वजह से जो सूर्य की स्थिति है बदलती रहती है। तो जब वो यहाँ पे लेटा था तो हो सकता है सूर्य नीचे रहा हो, फिर घूमता घूमता उसकी रोशनी ठीक ऊपर आ गई होगी और उसके बाद जो राहगीर लेटा था उसके ऊपर पड़ने लगी होगी। अब यहाँ पे उसके ऊपर जब मुंह पर जब धूप की रोशनी पड़ रही थी तब यह देखकर वृक्ष पर बैठे हुए हंस ने अपने पंखों से उसके मुख पर छाया कर दी। अब बच्चों आप देख रहे हैं ना कि ये जो कहानी है इसमें जो हंस है, हंस ने जब देखा कि जो राहगीर पेड़ के नीचे लेटा हुआ है उसके ऊपर ठीक उसके मुंह पर जो सूर्य की रोशनी है पड़ रही है, जिसकी वजह से राहगीर थोड़ा पलट रहा होगा और उसे ठीक नहीं लग रहा होगा। लेकिन राहगीर इतना थका हुआ था, इतना, जब बच्चों मैंने आपको बताया जब पसीना होता है तो हमारे शरीर से पानी निकलता है, जिसकी वजह से हम और भी थका हुआ महसूस करते हैं। और एक बार जब हम थके हुए होते हैं तो बहुत जल्दी हम सो जाते हैं, यानी हमारी आंख लग जाती है और गहरी नींद हमें आ जाती है। तो यहाँ पर भी जब राहगीर थका हुआ था और चल के आने के बाद जब वो पेड़ के नीचे बैठा तो थक के वो लेट गया और लेटने पर उसको नींद आ गई होगी। उसके बाद जब धूप की रोशनी उसे पड़ रही थी तो उसे पता नहीं चला। और ये सब कुछ कौन देख रहा था? पेड़ पर बैठा हंस देख रहा था। और हंस को अच्छा नहीं लगा, उसने क्या किया, उसने अपने पंख से जो रोशनी आ रही थी उसको रोक लिया और रोशनी उसके पंख से आगे टकरा करके आगे नहीं जा पाई। मतलब किसी चीज़ से अगर धूप को हम रोक लेते हैं
तो वह आगे नहीं जा पाती। इसी तरह हंस ने अपने पंख से धूप को रोक लिया और राहगीर के मुख पर जाने से, कहाँ किससे रोका, राहगीर के मुख पे जाने से रोक लिया। क्योंकि बच्चों अब यहाँ पे ये पढ़ करके हमें क्या समझ में आता है कि जो हंस था एक अच्छा जानवर था, या अच्छा हंस था, अच्छे स्वभाव वाला हंस था। कोई भी आजकल किसी के बारे में सोचता है, नहीं सोचता। और यहाँ पे हंस ने जब राहगीर को परेशान देखा, वो नींद में ही उलट पलट रहा था क्योंकि उसको धूप लग रही थी, और लेकिन उठ नहीं रहा था। तो जब ये सब हंस ने देखा तो हंस को देख करके कुछ सही नहीं लगा, इसलिए उसने उस राहगीर के मुख पे जो धूप जा रही थी उसको अपने पंखों से रोक लिया, और इस तरह से राहगीर आराम से सो गया। उसके बाद बच्चों क्या हुआ, ये हमें इस तरह से ये चीज़ पढ़ करके या फिर यह भाग पढ़ करके हमें ये समझ में आता है कि जो हंस था वो नेक था और अच्छे स्वभाव का था, क्योंकि ऐसा वही करता है जो दूसरों के बारे में सोचता है और जो अच्छे स्वभाव का होता है। उसी तरह से बच्चों आप अगले चित्र में देख सकते हैं कि अब कौवा भी है और हंस भी है पेड़ पर, और उसके बाद जो राहगीर है नीचे आराम से सो रहा है, क्योंकि जो हंस है उसने अपने पंख से धूप की रोशनी को रोक लिया है। अब बच्चों आगे देखते हैं। गहरी नींद में सोए हुए बतख का जो मुंह था खुला हुआ था। कौवे को राहगीर का सुख से सोना अच्छा न लगा। उसने राहगीर के मुंह पर बीट करके कौवा उड़ गया। जब राहगीर की आंख खुली तो पेड़ पर केवल हंस था। अब बच्चों अभी तो हमने इसके पहले वाले पैराग्राफ में हमने हंस के स्वभाव के बारे में जाना और पढ़ा, और वहीं बच्चों दूसरे वाले पैराग्राफ में हम पढ़ रहे हैं, अनुच्छेद में हम पढ़ रहे हैं कौवे के स्वभाव के बारे में। अब बच्चों जब राहगीर ने धूप रोक ली, तो जब हंस ने धूप रोक लिया अपने पंखों से, तो राहगीर को आराम मिला और वह और गहरी में नींद में सो गया। अब गहरी नींद में सोया हुआ राहगीर कौवे से देखा नहीं गया, या कौवे से राहगीर का सुख देखा नहीं गया, और कौवे ने क्या किया, कौवे ने राहगीर के मुंह पर बीट कर दिया। बीट करना यानी मल त्याग करना। तो बच्चों आपके शरीर से वेस्ट निकलता है। आपने देखा, आप रोज सुबह वॉशरूम जाते हो और उसके बाद पॉटी करते हो, उसी तरह ये जानवर भी करते हैं। अपने शरीर से मल यानी गंदगी, यानी जो वो चीज़ें जो हमारे शरीर की जिनको ज़रूरत नहीं होती, तो वो हमें अपने शरीर से निकालते हैं। तो यहाँ पे इसे हम बीट करना कहते हैं। तो जब जानवर मल त्याग करते हैं उसे हम बीट कहते हैं। मल त्याग करना यानी पॉटी करना, ठीक है। तो ये जो जानवर होते हैं ये भी पॉटी करते हैं, ये भी अपने शरीर से वो चीज़ें जो जिन चीज़ों की शरीर को ज़रूरत नहीं होती उन्हें निकालते हैं। तो उसने क्या किया, कौवा जब राहगीर को कौवे ने देखा तो उसे उसका सुख से सोना यानी गहरी नींद में सोना देखा नहीं गया, और उसने राहगीर के मुख पर बीट कर दिया। अब बच्चों सोचो, कोई सो रहा है और उसके मुंह पे बीट कर देना कितनी गलत बात है। तो यहाँ कौवे का स्वभाव पता चलता है कि वो दुष्ट था, और शायद इसीलिए कौवे जो कहानी का नाम है वह दुष्ट कौवा है। उसने मल त्याग किया, उसके बाद वहाँ से वो उड़ गया। अब यहाँ पे बच्चों जब कौवा उड़ गया, देख रहे हैं आप, कौवा ने मल त्याग किया है। चित्र में भी हमें दिखाई दे रहा है, व्यक्ति जो है, राहगीर जो है वो सो रहा है और उसके मुंह पे कुछ गिरा हुआ है। वो मल त्याग किया हुआ था कौवे का द्वारा, वह उसके मुंह पे गिरा हुआ है। और उसके बाद क्योंकि राहगीर बहुत नींद में सो रहा था, गहरी नींद में सो रहा था, तो उसको समझ में नहीं आया और वो अभी भी सो रहा था, और कौवा वहाँ से उड़ करके चला गया। अब बच्चों कौवा उड़ गया तो यहाँ पे कौन बचा, हंस बचा। तो अकेला हंस बचा था, और बीट करने के बाद कौवा उड़ गया। जब राहगीर की आँख खुली तो पेड़ पर केवल हंस बैठा हुआ था। अब जब कुछ समय बाद राहगीर की आँख खुली होगी तो पेड़ पर कौन बैठा था, सिर्फ हंस बैठा हुआ था। उसने समझा हंस ने ही बीट की है। अब जब राहगीर उठा तो उसने देखा, तो पहले तो वो गुस्से में आ गया होगा, उसके बाद फिर अपने चारों तरफ उसने देखा होगा, और ऊपर अपने पेड़ के ऊपर भी देखा होगा जिस पेड़ के नीचे वो बैठा हुआ था या लेटा हुआ था। अब ऊपर जब उसने देखा, कौवा तो उड़ गया था, उसे कौन दिखा, उसे सिर्फ हंस दिखा। अब बच्चों
हंस दिखा तो उसने क्या सोचा होगा, उसने सोचा होगा ये बीट किसने किया है, हंस ने किया है। और यह सोच करके वह, चले देखिए क्या करता है, यह सोच करके उसने वाण से हंस को घायल कर दिया, क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आया होगा। और गुस्सा जब किसी को आता है तो वो कुछ सोचता समझता नहीं है, और वो सीधा ऐसा कुछ करता है जो उसे हो सकता है करना चाहिए था या नहीं भी करना चाहिए था। तो यहाँ पर उसे नहीं करना चाहिए था, पहले उसे पता करना था, है ना, उसे पहले पता करना था, उसके बाद उसे निष्कर्ष निकालना था या फैसला करना था। लेकिन राहगीर जो थककर सो रहा था वो तो गुस्से में था, उसे गुस्सा आया और उसने सीधा अपना तीर और बाण उठाया और हंस को के ऊपर चला दिया। अब हंस क्या हो गई, घायल हो गई और नीचे गिर गई। आप चित्र में देख सकते हैं कि हंस जो थी तीर के वार के वजह से घायल होकर के नीचे गिर गई। और इसलिए कहा जाता है कि दुष्ट का साथ छोड़ दो। अब बच्चों ये थी कहानी जिसमें हमें बताया गया है कि हमें कभी भी दुष्ट के साथ नहीं रहना चाहिए, यानी कि यहाँ पे संगति के बारे में बताया। बच्चों संगति का मतलब जानते हैं आप, गलत साथ। आपने देखा होगा आपके मम्मी पापा आपको हमेशा समझाते हैं और कहते हैं कि कभी भी गलत बच्चों से दोस्ती मत करो, गलत बच्चों के साथ मत रहो। हमें बहुत बुरा लगता है जब हमसे कोई कहता है कि आप इसके साथ मत रहो, उसके साथ मत रहो, तो हमें बहुत बुरा लगता है कि सब लोग हमें हर चीज़ के लिए मना कर रहे हैं। लेकिन जब बड़े बुजुर्ग हमें कोई बात कहते हैं तो कुछ सोच समझ कर कहते हैं, अपने अनुभव के हिसाब से कहते हैं, अपने अनुभव में जो गलतियाँ उन्होंने की होती है या जो उनका बुरा अनुभव होता है उसके हिसाब से, बुरा या अच्छा दोनों अनुभव होता है, उसके हिसाब से वो चीज़ें कहते हैं और हमें समझाते हैं और हमें सीख देते हैं। क्योंकि जब हम ठोकर खा करके जब तक हम संभलते हैं तब तक देर हो चुका होता है और तब संभलने का कोई आवश्यकता नहीं होती। इसलिए बच्चों जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं हमें समझाते हैं और हमें ये चीज़ बताते हैं कि हमेशा सोच समझ करके दोस्ती करनी चाहिए। दोस्त का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि बच्चों हम दोस्त से बहुत कुछ सीखते हैं। क्योंकि हम अपने घर में जितना देर रहते हैं उसके अलावा हम दोस्त के साथ भी काफ़ी समय में बिताते हैं। तो दोस्त के साथ रह करके हम वह सभी अच्छी बुरी आदतें सीखते हैं जो हमारे दोस्त में होती हैं। तो अगर गलत आदतें दोस्त की होती हैं तो हम वो भी सीख जाते हैं, और अच्छी आदतें होती हैं तो अच्छी भी सीखते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए हमें कहा जाता है कि हमेशा दोस्ती करने से पहले सोचना समझना चाहिए, सामने वाले को अच्छे से समझना चाहिए, और जब हमें उसके बारे में समझ में आ जाता है तो फिर उसके बाद ही हमें उससे दोस्ती करनी चाहिए। या फिर हम उससे अगर दोस्ती कर भी लेते हैं तो हमें जब समझ में आ जाए कि ये अच्छा नहीं है, सही नहीं है, तो हमें उसकी दोस्ती छोड़ देनी चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे इस कहानी में कहा गया है कि दुष्ट की संगति त्याग दो, यानी छोड़ दो। तो बच्चों जब आपको समझ में आ जाए कि जिसके साथ मैं रहता हूँ, जो मेरा दोस्त है, जिससे मैंने दोस्ती की है, वो सही नहीं है, तो तब हमें उसकी दोस्ती छोड़ देनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गलती कौवे ने की थी और जानबूझ करके गलती की थी, लेकिन उस कौवे की गलती की सज़ा किसे मिली? हंस को मिली। हंस अच्छा होते हुए भी नेक काम करना, यानी अच्छा काम करने के बावजूद भी हंस को तीर का वार सहना पड़ा। और उसके बाद बच्चों कितना दर्द हुआ होगा हंस को। और उसके बाद जबकि उसने अच्छा किया था, उसने राहगीर के लिए अच्छा किया था, उसने उसकी मदद करने की कोशिश की थी, उसे थोड़ी देर चैन से सोने दिया था, लेकिन फिर भी कौवे की वजह से उसे तीर का वार सहना पड़ा। तो इस तरह से बच्चों आप जब भी दोस्ती करेंगे बहुत सोच समझ करके करेंगे और अपने दोस्तों को समझेंगे। और अगर समझ में आ जाता है, देर आए दुरुस्त आए कहते हैं, तो अगर बाद में भी आपको समझ में आता है कि जिसके साथ आप रहते हैं, समय व्यतीत करते हैं, वो सही इंसान नहीं है, तो उसे आप छोड़ दीजिए। क्योंकि कभी ना कभी उसकी वजह से आपको, जिस तरह यहाँ पे राहगीर नहीं, हंस को के साथ बुरा हुआ, आपके साथ भी बुरा हो सकता है। तो यहाँ पे बच्चों हम एक बार फिर इस कहानी को पढ़ते हैं। तो बच्चों कहानी है कि एक हंस था और एक कौवा था, दोनों एक ही पेड़ पर रहते थे और एक साथ रहने की वजह से दोनों में मित्रता हो गई थी और दोनों उस पेड़ पर रहने के वजह से एक दूसरे के आव भाव या स्वभाव से परिचित थे। लेकिन फिर भी यहाँ पे दोनों एक ही साथ रहते थे और
अच्छे मित्र बन चुके थे। लेकिन जो कौवा था वो बहुत ही दुष्ट स्वभाव का था, वहीं जो हंस था अच्छे स्वभाव का था। अब अच्छे स्वभाव का होते हुए भी क्योंकि वो दुष्ट के साथ रहता था, दुष्ट कौवे के साथ रहता था, उसे एक दिन कठिनाई सहनी पड़ी या परेशान होना पड़ा, या फिर उसकी वजह से उसे धनुष का तीर का वार सहना पड़ा। तो बच्चों, जो कौवा था दुष्ट था और जो हंस था बहुत अच्छा था। तो जिस पेड़ पे वो रहते थे वो काफ़ी घना था, बड़ा था, और एक दिन क्या हुआ कि उस राह पे चलते, और पेड़ कहाँ था, सड़क के किनारे था। आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों सड़क है और उसके किनारे पेड़ है, चित्र में भी हम देख सकते हैं। अब जो भी आता जाता रहा होगा, अक्सर घने पेड़ के नीचे लोग बैठ करके आराम कर लेते हैं, या फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर आगे का रास्ता तय करते हैं। तो ये कहानी शायद बहुत पुराने समय की है, जब गाड़ियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करती होंगी, क्योंकि तीर धनुष तो आज कोई भी लेकर के नहीं चलता। तो ये कहानी बहुत पुरानी है, ये पुराने समय की कहानी है, जब लोग अधिकतर पैदल चल करके रास्ता तय किया करते थे। तो यहाँ पे भी राहगीर जो है चल करके आ रहा है और एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, और जो भी सफ़र तय करता है उसे हम राहगीर कहते हैं। और यहाँ पे राहगीर पैदल चल के आ रहा है। तो जो पैदल चलने की वजह से, गर्मी का मौसम होने की वजह से वह बहुत थक गया था, और गर्मी में हम और भी ज़्यादा जल्दी थक जाते हैं। और इसकी वजह से जब उसने पेड़ देखा तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ, और यह सोच करके वह पेड़ के नीचे बैठ गया। और फिर धीरे धीरे उसे अच्छा लगा, आराम मिला, तो वहाँ पे वह लेट गया, और उसके पास तीर धनुष था जिसे उसने बगल में रखा, और उसके बाद वह वहीं लेट गया। लेटने के बाद बच्चों थोड़ी ही देर बाद, जैसा कि आप जानते हो, पेड़ पर एक हंस रहता था और एक कौवा रहता था। हंस ने जब राहगीर को देखा कि उसके मुख पर धूप की सीधी रोशनी या सूर्य की सीधी रोशनी उसके मुंह पे पड़ रही है, जिसकी वजह से थोड़ा वो उलट पलट रहा था या परेशान था, यह देखकर जो हंस था उसने क्या किया, अपने पंख से धूप को रोक लिया, जिससे धूप जो है राहगीर के मुंह पर न जा पाए और वह आराम से लेटा रह सके और आराम कर ले। और वहीं पे बच्चों दूसरी तरफ जो कौवा था, उसे उस राहगीर का चैन सुख नहीं देखा गया। उसने क्या किया, उसके मुख पर बीट कर दिया और वहाँ से उड़ गया। अब उसके उड़ने के बाद जब राहगीर उठा और उसने देखा उसके मुंह पे बीट किया हुआ था, तो उसने इधर उधर देखा, ऊपर देखा, तो उसे कौन दिखाई दिया, हंस दिखाई दिया। अब जब उसने हंस को देखा तो उसने सोचा कि उसके ऊपर बीट हंस ने किया है, और वह गुस्से में आ गया, और उसने इधर उधर कुछ नहीं देखा, कुछ सोचा समझा नहीं, अपना तीर और धनुष उठाया और हंस पर वार किया। अब तीर के वार से हंस जो था वो जमीन पर गिर गया और तड़पने लगा। आप देख सकते हैं कि तीर उसके शरीर में है और वह तड़प रहा है। और बच्चों, ये थी हमारी कहानी, और इस कहानी से हमें ये समझ में आता है कि पहली बात तो ये कि हमें दुष्टों के साथ नहीं रहना चाहिए या गलत संगति में नहीं रहना चाहिए। उसके बाद बच्चों एक चीज़ और हमें समझ में आती है कि जो हमारे पास जो यहाँ पे राहगीर है, उसने कुछ सोचा समझा नहीं, सीधा तीर चला दिया, यह भी गलत है। पहले हमें किसी भी बात की तह तक जाना चाहिए, हमारे आसपास जो भी घट रहा होता है उसे पता करना चाहिए, और हमें ये अच्छे से पता होना चाहिए कि हुआ क्या था। पता करने के बाद ही उस पर निष्कर्ष पर आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे राहगीर ने कुछ भी सोचा समझा नहीं, सीधा निष्कर्ष पर आ गया कि जरूर इस हंस ने ही मेरे ऊपर बीट किया होगा, जिसकी वजह से जो भोला भाला अच्छे स्वभाव का हंस था उसे दर्द सहना पड़ा और उसे घायल होना पड़ा। तो इसीलिए बच्चों हमें कोई भी काम थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए। राहगीर को बिल्कुल सोचना समझना चाहिए था, पता करना चाहिए था कि बीट उसके ऊपर किया किसने है, उसके बाद फिर वार करना चाहिए था। तो यहाँ पे बच्चों हमने देखा कि दुष्ट की संगति में रहने की वजह से हंस को चोट खानी पड़ी, घायल होना पड़ा और तकलीफ सहनी पड़ी। तो बच्चों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी गलत इंसान के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए या गलत इंसान की संगति में नहीं रहना चाहिए। संगति हमारा जीवन बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तो गलत संगति हमारा जीवन बनाएगा नहीं बल्कि बिगाड़ देगा।
तो आप कभी भी ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करेंगे जो आपके लिए सही नहीं है या दूसरों के लिए सही नहीं है। और जो इंसान दूसरों के लिए सही नहीं है वो हमारे लिए भी सही नहीं है। यहाँ पे कौवा दुष्ट था, इसलिए इस कहानी का नाम है दुष्ट कौवा। और इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें दुष्टों की संगति में नहीं रहना चाहिए। अगर हम किसी तरह से दुष्ट के संगति में हैं तो हमें पता चलते ही त्याग देना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों हमने इस कहानी को पढ़ा, आप भी कहानी को पढ़ेंगे और इस तरह की और भी कहानी को पढ़ेंगे और उसके बाद जब भी मौका मिलेगा कक्षा में सुनाएंगे। तो बच्चों आज का समय समाप्त होता है, अगले वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।